Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim alayhi. Dear students, in today's lecture we are starting with chemical coordination. This topic is present on 71 page of your textbook. In animals and in humans, chemical coordination is achieved by endocrine system. Endocrine system consists of two basic parts, endocrine glands and hormones. तो बेटा जी एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स पर मुश्तमिल होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा जी? एंडो का मतलब होता है इनवर्ड, इनटू, ठीक है ना जी। क्राइन का मतलब होता है अंडेलना, पोर, स्क्रीट करना, ठीक हो गया ना जी। तो ग्लैंड्स जो है वो स्क्रीटरी टिश्यूज के लिए बोला जाता है। किसके लिए बोला जाता है? स्क्रीटरी टिश्यूज के लिए। तो बेटा जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का दूसरा नाम डक्टलेस ग्लैंड्स भी है। क्या है? डक्टलेस ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपनी सक्रीशंस डक्ट्स में नहीं बल्कि डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो डेफिनेशन बेटा जी आपकी किताब में नहीं है, आपकी किताब में नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं, नोट करें जी। विच सक्रीट देयर सक्रीशंस मोस्टली हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। किसमें डायरेक्टली, किसमें डालते हैं? ब्लड में। ठीक है। एग्जांपल्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक हो गया। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलता जुलता एक लफ्ज है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए एक्सो का मतलब है बाहर की तरफ, क्राइन सक्रीशंस, सक्रीट करना, बाहर की तरफ खारिज करना, ग्लैंड सक्रीटरी टिश्यूज। लेकिन हम इनको क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरा नाम इनका क्या है? डक्ट ग्लैंड्स। ठीक हो गया। विच सक्रीट देयर सक्रीशंस। नोट करें, आपने नोट करना है किताब के ऊपर। विच सक्रीट देयर सक्रीशंस। वो सक्रीशंस क्या है? स्वेट्स, पसीना, सीबम, 15 चैप्टर में चिकनाई, नमकियात वाली जो जिल्द के ऊपर, सैलिवा, टीयर्स, आंसू, मिल्क, दूध, डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है ना जी। ये सब क्या है? सक्रीशंस हैं। थ्रू अ डक्ट, एक नाली के जरिए से, आर ओपनिंग, एक सुराख के जरिए से, टू द बॉडी सरफेस आर केविटी, टू द बॉडी सरफेस आर केविटी। तो एग्जांपल बेटा ये देखिए, स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाले, स्लेवरी ग्लैंड्स, सीबम ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के मतलब जरा स्पेशल बात है। पैंक्रियाज इधर भी आ सकता है, पैंक्रियाज इधर भी आ सकता है, क्योंकि जब आप पैंक्रियाज को स्टडी करते हैं ना, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हुए और ग्लूकागॉन सेल पैदा करते हुए, तो फिर वो क्या है? वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अगर आप पैंक्रियाटिक जूस जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मुंतकिल किए जाते हैं, तो फिर वो क्या है? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन है। तो पैंक्रियाज एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है जी। अब बेटा जी बेसिकली हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन? एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे हार्मोन्स। तो बेटा जी पहले हार्मोन्स की डेफिनेशन पेज 72 पे, पेज 72 पे हार्मोन्स की डेफिनेशन पेज 72 पर मौजूद है। क्या है डेफिनेशन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स आर, ठीक है जी, आपकी किताब के मुताबिक, आर विद ए फ्यू एक्सेप्शंस डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ सेल्स। वाजिया किस्म के एक सेल्स का मजमूआ होता है विच मेक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स, जो खास किस्म के केमिकल कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है ना जी। कॉल्ड हार्मोन्स। ग्रीक हार्मोन इज एक्साइटिंग। हार्मोन का लफ्जी मतलब क्या है? एक्साइटिंग, इब्तदा करने वाला। ठीक है। सेटिंग इन मोशन, एक रुके हुए प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करने वाला। ठीक है ना, हरकत में लेके आना, यानी एक स्टॉप प्रोसेस है उसको रन कर देना। ठीक है ना, एक्साइटिंग, स्टिमुलेटिंग, ये भी है। तो एक्टिवेटिंग। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डेफिनेशन के बाद बेटा जी ब्रैकेट के बाद डेफिनेशन बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो
पाए जाते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ वेरिइंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, इनकी कई केमिकल कंपोजिशन होती हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये 4 ग्रुप्स हैं। तो बट दे आर poured directly into blood or directly to the target cells or transported via blood to the target cells. They only affect their target cells. देखिए हार्मोन जब ब्लड में होता है तो ब्लड के जरिए से जब वो तमाम बॉडी पार्ट्स में से गुजरा तो हर बॉडी सेल को वो टच जरूर कर रहा होता है, उसके साथ वो इन कांटेक्ट जरूर हो रहा होता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स सिर्फ उसके ही टारगेट सेल्स देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इंसुलिन हार्मोन के टारगेट सेल्स कौन होते हैं, लिवर और मसल सेल्स। समझ आ गई है बात कि नहीं। तो इस तरह से जो है वो सिर्फ जो है वो इंसुलिन हालांकि बॉन सेल्स को भी टच करता है, ठीक हो गया ना जी, कार्टिलेज सेल्स को भी टच करता है, हार्ट सेल्स को भी टच करता है, लेकिन लिवर और मसल सेल्स जो हैं वही जो है वो इंसुलिन हार्मोन के टारगेट सेल्स हैं। जब इंसुलिन इन टारगेट सेल्स को जाके टच करता है तो वो उसके जवाब में अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टार्ट कर देते हैं जो कि स्टॉप हुए होते हैं। याद रखें हार्मोन्स जो है वो कोई खुद नया बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट नहीं करते, बल्कि जो हमें बाय जेनेटिक्स हमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस मिले हैं, ठीक है ना जी, उन्हीं रिएक्शंस को या वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं, ठीक हो गया ना, यानी एक फंक्शन ऑफ बॉडी को। तो बेटा ये एग्जांपल्स ऑफ हार्मोनल कंट्रोल्ड प्रोसेसेस, ठीक है जी। ज्यादातर हार्मोन्स जो हैं वो हमारे बॉडी में, हार्मोन्स में आल्सो कंट्रोल सम लॉन्ग टर्म चेंजेस, ठीक है जी। जैसे हमारा बॉडी वेट है, हमारी स्किन कलर है, ठीक हो गया ना जी, हाइट है, तो रेट ऑफ ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है, या मेटिंग चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स, तो जो है कुछ हार्मोन्स प्रोटीन नेचर्स के होते हैं। आपकी किताब में पेज 72 पे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, अमाइनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है ना जी, जो उसकी एग्जांपल क्या दी गई है, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन। थायरोक्सिन बड़े थायराइड ग्लैंड से निकलती है, और इसी तरह से जो है वो जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है, हार्मोन्स निकलते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स की एग्जांपल क्या दी गई है, पॉलीपेप्टाइड्स की एग्जांपल दी गई है वैसोप्रेसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस इनको रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में ये स्टोर होते हैं, और फिर जो है वो स्टिमुलेशन के, न्यूरल या नर्वस स्टिमुलेशन के जवाब में ये रिलीज किए जाते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो बेसिकली हमने एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पढ़ा हुआ है, वैसोप्रेसिन, वो वाटर अब्जॉर्प्शन जो है वाले किडनी वाले टॉपिक में जी। स्टीरॉइड्स, तो स्टीरॉइड्स जो है एस्टेरोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोन्स जो हैं ये भी बेटा जी एड्रिनल ग्लैंड से ही खारिज होते हैं, लेकिन याद रखें जो है वो एस्टेरोजन जो है वो ओवरी से, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस से पैदा होता है, चैप्टर 18 में हम पढ़ चुके हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, अगला टॉपिक आपका क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स। एक एक करके हमने ग्लैंड्स को पढ़ना है। अगर आप देखें तो इस पेज पे हाइपोथैलेमस है, अगले पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे अगले पे थायराइड ग्लैंड है। तो आज बड़ा सिर्फ हाइपोथैलेमस के ऊपर बात करते हैं। तो थैलेमस के नीचे पाया जाने वाला हाइपोथैलेमस आ गया यार, इट इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। पहले तो इसकी लोकेशन आपको बता दी, ठीक हो गया नहीं। दूसरा उसका मेजर फंक्शन आपको बता दिया गया है। इसका मेजर फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट सेंसरी स्टिमुलाई, यानी सेंसरी न्यूरॉन से आने वाली जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको केमिकल स्टिमुलाई में, केमिकल पल्सेस में, हार्मोनल रिस्पॉन्सेस में तब्दील करता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस से पैदा करता है। तो बेटा जी आपने सिर्फ अपनी किताब के नहीं बल्कि किताब में मौजूद फिगर के साथ भी रहे। तो आपकी किताब की थ्योरी के मुताबिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी, ये दोनों हार्मोन्स जो है वो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है और फिर अपने जो है वो जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना जी, उन नर्व्स के जरिए से जो है वो पोस्टीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड में उनको स्टोर कर देता है। वहां पे उनको क्या कर देता है,
स्टोर कर देता है, तो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड रिलीज्ड, ये दोनों हार्मोन उस वक्त रिलीज किए जाते हैं ब्लड के अंदर। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कब किए जाएंगे? ब्लड के अंदर अपॉन न्यूरल स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्रेन, जब कोई हमारा नर्वस स्टिमुल जैसे सेक्स स्टिमुलाई वगैरह, इस तरह के जो है थर्स्ट हो जाए, प्यास वगैरह लगी हो, तो तब भी रिलीज हो सकता है, इस तरह से है। लेकिन बेटा ये आपकी फिगर से ही मैंने ये मटेरियल सारा निकाला हुआ है, ठीक हो गया ना जी। लेकिन जो है वो हाइपोथैलेमस से एक और चीज भी निकलती है जिसे हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स। ये रिलीजिंग फैक्टर इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो है वो किसके ऊपर एक्ट करते हैं? इनके टारगेट सेल्स हैं कौन? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इनके टारगेट सेल्स कौन है? रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स के टारगेट सेल्स कौन है? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलते हैं। ये ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं विच, ट्रॉपिक भी क्या देते हैं, ट्रॉफिक भी क्या देते हैं, ये इंग्लिश और ब्रिटेन लैंग्वेज, अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ठीक हो गया ना जी। तो ट्रॉफिक और ट्रॉपिक हार्मोन्स, हार्मोन्स that control the activity of other glands, example given STH, जो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन TSH, चलिए आपके लिए आसान कर देते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू secrete थायरोक्सिन। तो अब असल हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन है, जिसने जो है वो टारगेट सेल्स के ऊपर जाके अपना रोल प्ले करना है। लेकिन ये जो TSH है, ये TSH फ्रॉम इंटीरियर लोब, ठीक है ना, ये जरा लंबा हो जाएगा, वो ऐसे ही रहने दे। TSH जो है वो ठीक है, TSH जो है वो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो बेटा जी ग्रोथ हार्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन फ्रॉम इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह जो है, तो ये बेटा जी आपका टॉपिक है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो, आमीन। शुक्रिया।